welcome to Principal IS. I am Ashutosh Dutt Mishra and in this video I am going to discuss about William Shakespeare. देखिए किसी भी राइटर को पढ़ने का तरीका है वो क्या होना चाहिए एंड हाउ वी शुड स्टडी अबाउट विलियम शेक्सपियर। तो तीन तरीके हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, मतलब कायदे से इन तीनों तरीके का कॉम्बिनेशन आपको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आप उस राइटर की एक बायोग्राफी जैसा कुछ देख या समझ लें, विच इज बेसिकली द ब्रीफ स्केच ऑफ द लाइफ ऑफ एनी ऑथर। तो अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करें तो विलियम शेक्सपियर का भी आज की क्लास में हम उनकी लाइफ का ब्रीफ स्केच या आप उसको बायोग्राफिकल स्केच कह लीजिए वो समझने की कोशिश करेंगे। ब्रीफ स्केच का सिंपल सा मतलब यह है कि बर्थ से डेथ तक उस ऑथर या उस व्यक्ति के लाइफ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स या इंसिडेंट्स हुए, व्हाट मेक हिम पॉपुलर, व्हाट आर द थिंग्स दैट ही हैज डन इन हिज एंटायर लाइफ, बर्थ से लेकर के डेथ तक, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये होता है कि जब आप ये ब्रीफ स्केच समझ चुके होते हैं, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ द एरा ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑथर और राइटर, कि सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसको आपको समझने की जरूरत होती है। तो सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आप समझते हैं उस ऑथर का कि जिस टाइम पीरियड पे वो लिख रहा था उस टाइम पीरियड पे क्या चीजें चल रही थी, सोसाइटी में क्या चीजें चल रही थी, वो किस क्लास या कम्युनिटी से बिलोंग करता था और क्या क्या उसके दिमाग का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा, सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसकी राइटिंग का सोसाइटी में कैसा रिस्पॉन्स था और क्या उस टाइम पे इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीजें हम समझते हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द ऑथर, कि जो भी वर्क्स उस राइटर या उस ऑथर ने लिखे हैं, हाउ डू यू क्रिटिकली एग्जामिन देम इन मॉडर्न सिनेरियो और एट प्रेजेंट सिनेरियो। मीन्स क्या उन सारे वर्क्स की आज के डेट में रेलेवेंसी क्या है और उसका क्रिटिकल एनालिसिस, जैसे व्हाट मेक्स विलियम शेक्सपियर डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रेडिसेसर्स एंड हिज सक्सेसर्स, उनके पहले वालों से कैसे वो डिफरेंट है और उनके बाद वालों से वो कैसे डिफरेंट है। तो एक जो हिस्टोरिकल पोजिशनिंग जिसको हम कहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर विलियम शेक्सपियर के रेफरेंस में बात करें तो कैसे वो यूनिवर्सिटी विट्स से डिफरेंट है, और फिर विलियम शेक्सपियर के बाद जो बेन जॉनसन आते हैं उनसे वो कैसे डिफरेंट है। तो इस पोजीशनिंग को भी आप समझेंगे, साथ ही साथ उनके वर्क को क्रिटिकली एनालाइज करना। जो भी ड्रामा, फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में 4 ड्रामा उनका मेंशन है, तो जो भी ड्रामा आपको दिया गया है उस ड्रामा को फिर डिटेल में एनालिसिस करना, उस ड्रामा का क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ना। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी विलियम शेक्सपियर। So in today's class we are basically going to cover the brief sketch of the life of William Shakespeare, कि विलियम शेक्सपियर की लाइफ से रिलेटेड जो ब्रीफ स्केच हो सकता है, यानी कि उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स क्या रहे, बस हम सिर्फ उसको आज की क्लास में समझने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम इसको समझेंगे। तो फर्स्ट अगर आपको विलियम शेक्सपियर के टाइम पीरियड की बात की जाए तो इट वाज 1564 to 1616 और सेम टाइम पीरियड, मतलब लगभग इस दौरान जो क्वीन थी, इट वाज क्वीन एलिजाबेथ एंड दिस एरा इज बेसिकली कंसीडर्ड एज एलिजाबेथन एरा। तो एलिजाबेथन एरा में या एलिजाबेथन एज में विलियम शेक्सपियर लिख रहे थे। बाद में जैकोबियन एरा में भी लास्ट का कुछ पार्ट जो है वो जैकोबियन एरा में भी रहा है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन। और विलियम शेक्सपियर का बर्थ को लेकर के बहुत डाउट है। जैसे अगर मैं 2 बातें बहुत क्लियरली आपको मेंशन करना चाहूं तो देयर इज नो एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड अर्ली चाइल्डहुड। 1564 को लेकर में इनका बर्थ हुआ, इस बात को लेकर के कोई बहुत हमारे पास एविडेंस नहीं है। हिस्टोरियंस आर नॉट हैविंग एनी एविडेंस दैट वेदर शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564 और नॉट। तो और 23 अप्रैल क्यों मान लेते हैं, इसके पीछे 2 बड़े इंटरेस्टिंग रीजन हैं दैट यू नीड टू नो। पहला तो उनकी डेथ 23 अप्रैल को ही हुई, हालांकि जो चर्च के बैप्टिज्म रिकॉर्ड है, मतलब जो रजिस्टर्ड हुआ है वो 25 अप्रैल है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कुछ। तो 23 अप्रैल को उनकी डेथ हुई 1616 में, इसलिए भी उनका बर्थ डेट 23 अप्रैल 1564, मतलब जिस दिन डेथ हुआ उसी दिन बर्थ डेट भी मान लिया जाता है। एक्चुअल बर्थ डेट क्या है, इट इज नॉट मींस वेरी वेल अक्लेम्ड बाय द हिस्टोरियंस।
सेकेंडरी की कुछ लोग एक थ्योरी ये चलती है कि क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर दो अलग अलग आदमी नहीं थे, एक ही आदमी थे, एंड विलियम शेक्सपियर हैज देयर वाज नो शेक्सपियर ओनली क्रिस्टोफर, ऐसा कुछ एक थ्योरी चलती है विच इज नॉट वेरी अक्लेम्ड। इसके मतलब ये बहुत अक्लेम्ड थ्योरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की ये थ्योरी है। तो जो क्रिस्टोफर मार्लो का डेट ऑफ बर्थ है वही विलियम शेक्सपियर का भी डेट ऑफ बर्थ मान लिया जाता है। तो these are the two reasons why 23rd April 1564 is basically considered as the birth date of William Shakespeare. It is not a very verified factual information, ये बहुत ही verified factual information नहीं है। फिर दूसरी चीज, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं विलियम शेक्सपियर के बारे में स्टार्ट करूं तो इट इज नो स्टैंडर्ड स्पेलिंग विलियम शेक्सपियर हैज यूज्ड फॉर हिज नेम। मतलब जो आज के डेट में हम शेक्सपियर लिखते हैं SHAKESPEARE, ये स्पेलिंग विलियम शेक्सपियर ने कभी इस्तेमाल की ही नहीं। मींस he has used a lot of different spellings according to the official records, जो सिग्नेचर उन्होंने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे किए वो अलग ही अलग स्पेलिंग थे। कभी वो विलियम WILLM सिर्फ लिख देते थे, शेक्सपियर में SHACK लगा करके लिख दिया। तो देयर आर 6 डिफरेंट स्पेलिंग्स, आप ये गूगल कर लोगे ना कि व्हाट इज सिग्नेचर ऑफ विलियम शेक्सपियर और द ऐसा कुछ गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे स्पेलिंग का यूज विलियम शेक्सपियर के ऑफिशियल सिग्नेचर्स आपको दिखेंगे, यू कैन इजीली गूगल इट, बट ही नेवर यूज्ड द स्पेलिंग दैट वी आर यूजिंग टुडे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट विलियम शेक्सपियर। दूसरी चीज, अगर ये तो दो बातें हो गई, फिर हम आगे थोड़ा सा अगर बढ़े तो he was not very learned, और बेन जॉनसन के वर्ड्स में अगर कहा जाए तो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, थोड़ी बहुत लैटिन थोड़ी बहुत ग्रीक की जानकारी उनको थी। लैटिन और ग्रीक क्योंकि उस समय एक ऐसा एलिजाबेथन एज वाज द एज व्हेन इंग्लैंड वाज एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ नेशन। इंग्लिश लैंग्वेज पूरी तरीके से अब डोमिनेट करने वाला था और वो सारी चीजें अभी भी कंफ्यूजन चल ही रहे थे कि लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाए या किसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए, तो इट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम। सो अगर उनके लाइफ के ब्रीफ स्केच को स्टार्ट किया जाए तो 64 में उनका जन्म हो गया। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा साउंड एजुकेशन उन्हें मिली नहीं, और अर्ली चाइल्डहुड के बारे में हमें बहुत हमारे पास हिस्टोरियंस के हमारे पास कहने का मतलब यह है कि जो भी लिटरेरी हिस्टोरियंस हैं या जो रिसर्चर्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा आज के डेट में भी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो वेरी मच डिटेल्स अबाउट हिज चाइल्डहुड, but still we can say कि 1577 आते आते तक he has to suffer with financial misfortunes। मतलब कुछ ना कुछ फाइनेंशियली उनके फैमिली में बुरा रहा होगा 77 में, और यही रीजन है that is why he moved to London from Stratford, जहां पे उनका जन्म हुआ। स्ट्रैटफोर्ड नाम की एक जगह है which is around 150 kilometers or 130 plus kilometer away from London, the central city of England। So ये जो लंदन से 150 किलोमीटर की दूरी है, इट वॉज नॉट इजी टू ट्रेवल एट दैट टाइम। उस समय ट्रेवल करना, विलियम शेक्सपियर क्यों आए वहां पे, इसकी अलग अलग दो थ्योरी है। वो लंदन 1587 में लंदन के लिए निकल गए और उससे पहले उनकी शादी हो चुकी थी 1585 में। तो इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं कि वो लंदन के लिए क्यों निकले होंगे, मींस व्हाई ही लेफ्ट फॉर लंदन, एंड देयर आर 2 पॉसिबल आंसर्स। बेसिकली 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं अगर मैं बात करूं। पहला पॉसिबल आंसर ये हो सकता है कि फाइनेंशियल मिसफॉर्चून वाला, की हालत इतनी खराब रही होगी कि कहीं ना कहीं जाना ही है। और दूसरा, कई बार एक क्लेम किया जाता है कि माइट बी ही वाज कन्विक्टेड ऑफ पोचिंग और एनी अदर क्राइम, कि या तो उन्होंने पोचिंग किया था या फिर कुछ ना कुछ दूसरा क्राइम किया था जिसको वो करके वहां से लंदन से बाहर निकल गए थे। दैट इज बेसिक 2 रीजंस दैट मोस्ट ऑफ द पीपल क्लेम। दोनों में से कोई भी रीजन अक्लेम्ड या ऑथोराइज्ड रीजन नहीं है, दीज आर बेसिकली स्पेकुलेशंस। फिर हम 1592 पे आ जाते हैं। 64 में जन्म हुआ। एक बार मैं अगर फिर से आपको थोड़ा सा ये करूं तो 64 में जन्म हुआ, 77 में फाइनेंशियल मिसफॉर्चून्स इनकी फैमिली में, कोई बहुत साउंड एजुकेशन नहीं। 85 में एन हैथवे नाम की लेडी से इनकी शादी हो गई और 1585 में ये लंदन के लिए निकल गए। In 1592 basically, in 1592 he started his career, और he started his career as an actor first। तो पहले एज ए एक्टर अपने करियर की शुरुआत की, एक्टिंग करना शुरू किया, काफी पॉपुलर भी हुए एज ए एक्टर भी, और एक्टिंग करने के साथ साथ राइटिंग भी स्टार्ट कर दिया।
देखिए हुआ ये और होता ये है, थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो कोई आदमी किसी छोटे शहर से माइग्रेट होकर के बड़े शहर में अगर आता है या कंट्री साइड से सेंट्रल फिगर में, तो जाहिर सी बात है, जैसे बहुत सारे स्पेकुलेशंस के विलियम ये चलते रहते हैं यूट्यूब पे या फिर गूगल वगैरह पे भी कि विलियम शेक्सपियर ने ये वाला काम किया था, वो वाला काम किया था। कोई ऑथोराइज डिटेल्स हमारे पास है नहीं कि व्हाट एग्जैक्टली विलियम, मतलब एक्टर से पहले कुछ लोग कहते हैं कि वो बूट पॉलिश करते थे या फिर थिएटर के बाहर कुछ ऐसा कुछ बेचा करते थे। तो देयर इज नो एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ डूइंग सच थिंग्स, बट जाहिर सी बात है कि कोई आदमी अगर एक छोटी सी जगह से निकल करके बड़ी जगह without having any friends, any family members in that city, without having any financial background, तो वो बहुत सारे वर्क करके अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करेगा। That is what happened with William Shakespeare as well. और चूंकि उस समय थिएटर कंपनीज चला करती थी, तो एज ए एक्टर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर ली, एक्टिंग में काम मिल गया, जिसमें पैसे मिल रहे हैं वो कर लिए। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक्टिंग में भी इतने पॉपुलर हुए कि 1594 यानी कि 2 साल बाद ही उस समय के जो लीडिंग एक्टर्स थे, जो ड्रामा की फील्ड, जो थिएटर हाउसेस चलते थे, उस समय के जो लीडिंग एक्टर्स थे, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक द नेम ऑफ विलियम केम्पे एंड रिचर्ड बर्बेज, ये दो उस समय के लीडिंग एक्टर थे। शेक्सपियर वर्क विद दीज टू लीडिंग एक्टर्स। इन दो एक्टर्स के साथ विलियम शेक्सपियर ने 2 साल के अंदर ही काम कर लिया। सो दैट इज हाउ ही इज बीइंग नोटिस्ड। इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे एंड ही इज लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो बहुत सारे प्लेस देखा करते थे एंड ही इज लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी विट्स लाइक पीपल लाइक जॉन लाइली। तो उनसे क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेस चला करते थे, तो उन लोगों से वो बहुत कुछ सीख भी रहे थे। तो दैट इज व्हाट हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर when he started his career। तो इन 1594 में वो रिचर्ड बर्बेज और विलियम केम्पे के साथ में एक्ट भी किए। Then it comes 1595। 1595 is basically लॉर्ड चैम्बरलेन कंपनी। तो लॉर्ड चैम्बरलेन कंपनी जो है वो आपको ये थिएटर कंपनी थी, बेसिकली बहुत सारी थिएटर कंपनियां हुआ करती थी उससे, इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। बाद में इस कंपनी के ओनर ही विलियम शेक्सपियर हो गए और इसका नाम बदल करके किंग्स मेन रख दिया गया। यह आमतौर पे एक ऐसी कंपनी हो गई जो कोर्ट परफॉर्मेंस, कोर्ट यानी कि महारानी के दरबार में या राजा के दरबार में, पहले एलिजाबेथ और फिर बाद में एलिजाबेथ के बाद जो जैकब आया यानी कि जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड, तो उसके दरबार में जो परफॉर्मेंसेस होती थी, जो थिएटर हाउसेस की परफॉर्मेंस होती थी, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती थी। किंग्समैन वाज वन ऑफ द पॉपुलर कंपनी व्हिच वाज समहाउ पेट्रोनाइज्ड बाय द रॉयल कोर्ट इटसेल्फ। तो पेट्रनशिप वहां से मिलती थी। आप ऐसा पेट्रनशिप का मतलब फाइनेंस समझ लीजिए या स्पॉन्सरशिप समझ लीजिए। सो लॉर्ड जो ये कंपनी है वो किंग्समैन में बदल गई। फिर अगर हम 1597 में बात करें, मींस विलियम शेक्सपियर एक ऐसे व्यक्ति थे, ही वाज नॉट वेल एजुकेटेड, कोई यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन तो उनके पास थी नहीं, बिकॉज बिफोर विलियम शेक्सपियर व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रामेटिस्ट वी केम अक्रॉस यूनिवर्सिटी विट्स which was basically a group of dramatists who has been passed out from either University of Oxford or Cambridge। तो ऐसे लोगों से कंपीट क्या करना था, तो एक टेंडेंसी बनी हुई थी यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे। विलियम शेक्सपियर के पास वो एजुकेशन थी नहीं, बट ही वाज राइटिंग अ लॉट ऑफ प्लेज, बहुत ही वॉल्यूमियस तरीके से काम कर रहे थे। पूरे उन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 15 आउट ऑफ 37 was written before 1597। अब देखिए कि 92 से अपने करियर की स्टार्ट कर रहे हैं, विद इन 5 years he has written 15 plays, जो शुरुआत के प्लेज हैं। मतलब कम से कम तो 3 प्ले एक साल में लिख ही रहे, हालांकि शुरू में तो 3 से 4 में लिख दिए थे और बाद में फिर 2-2 प्ले हर साल लिख ही रहे थे। आखिरी दिनों में प्लेस की संख्या कम हो गई, तो इट वाज जस्ट लाइक कि बहुत ज्यादा लिख रहे थे और उनका पर्पस क्लियर था कि भाई थिएटर जो है उसके लिए लिखना है। पब्लिश नहीं होते थे, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उनके प्ले उस टाइम पे पब्लिश नहीं हुआ करते थे। इट वाज बेसिकली वो उसी रिटन फॉर्मेट में होता था, परफॉर्म किया जाता था एंड इट वाज समहाउ चेंज्ड आल्सो। कई बार बहुत सारी चीजें चेंज भी की जाती थी अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, बिकॉज विलियम शेक्सपियर ऑलवेज केटर्ड द ग्राउंडलिंग्स, ऐसा आप कह सकते हैं, और केटर्ड द नेशनल टेस्ट। उन्होंने इस बात पे फोकस नहीं किया कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड,
he basically focuses on what public is demanding, what people want love to watch, कैसी चीजें वो देखना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर से पहले आपको स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, बट व्हेन वी लुक एट द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वी हैव स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स. बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स भी हमको दिखने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कैरेक्टर ऑफ लेडी मैकबेथ और द कैरेक्टर ऑफ द मदर ऑफ हैमलेट इन द प्ले हैमलेट, और द कैरेक्टर ऑफ डेस्डेमोना इन ओथेलो. तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है वो हमें देखने लगते हैं. मींस इंपॉर्टेंस ऑफ लेडी कैरेक्टर्स, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर. Somehow it might be possible that it has been demanded by the audience. कहीं demanded का मतलब directly demanded नहीं, but somehow अगर ऐसी कोई टेक्निक उन्होंने अप्लाई की होगी तो it becomes quite popular. and the groundlings वो लोग होते थे जो बहुत ज्यादा नंबर में जमीन पे बैठ के प्लेस देखा करते थे, और जो भी लोग देखने आते थे प्लेस, they somehow enjoyed these things. So what Shakespeare was doing? Shakespeare was preferring the national test, the demand of the audience, whatever the audience wanted to see on the stage. Shakespeare tried to portray it. जैसे बहुत अगर आप देखेंगे उनके प्लेज में तो जो मर्डर्स के सीन है, स्टैबिंग वगैरह का खूब इस्तेमाल करना, चाकू से मार देना किसी को, तो स्टैबिंग, पॉइजन दे करके मार देना, these are the quite popular things in the plays of William Shakespeare. तो बहुत प्लेज लिखा. शुरुआत के दिनों में 15 प्लेज लिख दिए थे, बाद में धीरे धीरे थोड़े से सिंसियर एक तरीके से. शुरुआत के दिनों में कॉमेडीज ज्यादा दिखी, बाद में सिंसियर कॉमेडीज और ट्रेजेडी का जो फॉर्मेट है. हालांकि इसको हम डिटेल में जब एनालिसिस करेंगे तो वी विल ट्राई टू क्लासिफाई इट इन ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्टोरिक प्लेज में हम उसको, या क्रॉनिकल प्लेज में कन्वर्ट करके देखेंगे. साथ ही फेज वाइज भी देखेंगे, 4 फेज में बांट करके कि ये 37 पेज में आखिर क्या क्या उन्होंने लिखा और कैसे वो सारी चीजें जो है मीन्स एक फेज को दूसरे फेज से कैसे हम डिफरेंट माने, क्या चेंजेस आए विलियम शेक्सपियर में. फिलहाल ये कि इनिशियली ही वाज राइटिंग अ लॉट, बाद में वो संख्या कम हुई, ज्यादा सिंसियरिटी आई, ज्यादा डेप्थ भी आया. करियर की अगर बात की जाए तो हडसन ये क्लियरली लिखते हैं उन्हें, ये W.H. हडसन की बुक का ही स्टेटमेंट है कि ही वाज अ प्रैक्टिकल मैन ऑफ अफेयर्स. मतलब सिंपल सा ये है कि वो प्रैक्टिकली चीजों को सोचते थे. मतलब ऐसा नहीं कि क्या सही और क्या गलत, जो मैंने आपको समझाया. अपना इंटेलेक्चुअलिज्म इंपोज करने की कोशिश नहीं करते थे. He was not imposing his intellectualism on the audience. तो लोग कहते हैं कि उतने इंटेलेक्चुअल थे नहीं. जो चीजें ऑडियंस को पसंद आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट उन्हें कहीं से अच्छा भी लग रहा है, तो जैसे कई बार इमिटेशन या कॉपी करने के एलिगेशंस भी विलियम शेक्सपियर पे लगते रहते हैं कि बहुत सारे सीन एंड सिनेरियो ही हैज कॉपीड फ्रॉम अ लॉट ऑफ इटालियन ड्रामास और what we call about the dramas of Greek or the ancient drama से कुछ एक सिनेरियोज उठाए. Has also tried to imitate his predecessors like John Lyly and Christopher Marlowe. तो ऐसे कुछ एक एलिगेशंस लगते हैं, तो आप उसको कॉपी की जगह इमिटेशन वर्ड यूज कर सकते हैं. फिर अगर हम बिजनेस की बात करें तो ही वाज द शेयर होल्डर ऑफ द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर. ये उस समय के 2 लीडिंग थिएटर हाउसेस थे. तो इन 2 थिएटर हाउसेस का शेयर उनके पास, यानी कि धीरे धीरे उसमें एक तरीके से पार्ट, और बाद में जाकर के एक जैसे ग्लोब शायद उन्होंने खरीद लिया था, रोज एक अपना थिएटर हाउस भी एस्टैब्लिश किया. ग्लोब में आग लगी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट माना जाता है. तो थिएटर हाउसेस थे जो बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, जहां प्ले परफॉर्म होते थे. तो इनके शेयर होल्डर वो बन गए थे. अगर करियर की बात की जाए तो बहुत सक्सेसफुल राइटर और ड्रामेटिस्ट, यानी कि ड्रामेटिस्ट राइटर वो तो थे ही. एक्टिंग से करियर स्टार्ट किया था, एक्टिंग फिर बाद में छोड़ दी. वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि मतलब एंटरप्रेन्योर यू कैन से हिम. विलियम शेक्सपियर वाज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर एंड वाज अ ग्रेट बिजनेसमैन एट दैट टाइम, एंड ही वाज क्वाइट सक्सेसफुल क्योंकि अ मैन हु केम लंदन फ्रेंडलेस, जॉबलेस एंड एस्टैब्लिशेस ऑल बाय हिमसेल्फ, मेक्स अ लॉट ऑफ मनी. इतना मनी कि वो अंत में जाकर के ही बॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस ऑफ स्ट्रैटफोर्ड. जब वो वापस लौटते हैं तो वहां का सबसे महंगा घर खरीदते हैं. तो दिस इज हाउ द जर्नी ऑफ विलियम शेक्सपियर इज. फिर हम थोड़ा सा अगर बात कर ले डोमेस्टिक सॉरो को लेकर के, बीच में उनकी लाइफ में ये 1597 के बाद या उसी आसपास बहुत सारे उनके फैमिली के लोगों की डेथ हुई, तो आप उनको डोमेस्टिक सॉरो के कंसिडरेशन में रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिज सन डाइड इन 1596. उनके एक बेटे की मौत हो गई, उनके फादर की मौत हो गई,
या डेथ हो गई 1601 में। दे ऑल डाइड, ये मैंने जो लिख रखा है ये क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है, बस आपको पता होना चाहिए। In 1596 his son died, in 1601 his father died, और in 1607 his younger brother died, and in the same year his mother also died। तो इन लोगों की डेथ हुई। इसका भी साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उनके माइंड पे पड़ा। तो हम जब ड्रामा को समझेंगे कि कौन ड्रामा किस टाइम पीरियड पे लिखा गया बेसिकली, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन डेथ्स का उनके साइकोलॉजी पे इसका कोई साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उनकी राइटिंग्स में दिखता है या नहीं दिखता है। फिर 1610 और 12 के आसपास, मतलब अपने डेथ से 4 साल पहले, ही परचेज द लार्जेस्ट हाउस इन स्ट्रैटफोर्ड। स्ट्रैटफोर्ड वापस गए, वहां का सबसे महंगा और सबसे आलीशान घर खरीदा और सेटल्ड हो गए वापस आखिरी के दिनों में। और 23 अप्रैल 1616 को उनकी डेथ हो गई। अब एक आखिरी चीज लिखा हुआ है, द फर्स्ट फोलियो 1623। ये फर्स्ट फोलियो उनके ड्रामास और उनके वर्क्स का कलेक्शन है। इट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज पब्लिश्ड, और ये उनके कुछ एक फ्रेंड्स थे जिनके हेल्प से वो पब्लिश हुआ। तो पहला कलेक्शन जो है वो आपको फर्स्ट फोलियो है, which was published, तो जो कहीं ना कहीं पब्लिश हुआ। एंड शेक्सपियर नेवर पब्लिश्ड हिज ओन वर्क्स व्हाइल ही वाज सर्वाइविंग। जब तक वो जिंदा थे उन्होंने अपना कोई भी वर्क पब्लिश नहीं कराया। शायद कई बार उस समय ऐसा हो सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस उतना पॉपुलराइज अभी नहीं हुआ था, हालांकि आ चुका था, बट स्टिल एक रीजन ये भी हो सकता है बिकॉज द प्लेस ऑफ और द पैम्फलेट्स ऑफ यूनिवर्सिटी वाज पब्लिशिंग, वो तो पब्लिश हो ही रहे थे। इनको एक इमिटेशन या कॉपी हो जाने का डर कहीं ना कहीं रहा होगा, ये भी एक बात कही जाती है। उनके फ्रेंड्स की हेल्प से फर्स्ट फोलियो 1623 में, मींस आफ्टर हिज डेथ, उनके सारे और जो मेजर प्लेस हैं उनके कलेक्शंस को लेकर के छपा, और बाकी सारे बुक्स जो हैं उनके बाद में पब्लिश हुए। वो सारे हार्ड कॉपीज में अवेलेबल थे। तो कई बार ये एलिगेशन भी लगते हैं कि मे बी जो ओरिजिनली उन्होंने लिखा और जो पब्लिश हुए उसमें थोड़े बहुत वेरिएशन है, तो इट माइट बी पॉसिबल। तो आई होप ये आपको जो उनकी क्रोनोलॉजिकल बैकग्राउंड है और जो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री और द क्रोनोलॉजिकल इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, इट माइट बी क्लियर टू यू, ये आपको काफी क्लियर रहा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड about the dramas of William Shakespeare and the socio-political and cultural condition of William Shakespeare. That's all. Thanks for watching.